Good morning. Today is 3rd of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो ये आर्टिकल है ये हीट वेव से रिलेटेड है। हीट वेव्स होती क्या है और स्टेट्स को कौन सी प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए ताकि वो हीट वेव्स के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकती हैं, और समाज के कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो हीट वेव से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये सब चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे नीचे के आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन से रिलेटेड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब का ठेका या फिर बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया था इवन पब या फिर बियर पार्लर वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स इससे होते हैं। ये सब चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। आएंगे बीच के आर्टिकल की तरफ में। रंगाराजन साहब की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये लिखा गया है। ये आर्टिकल हमें बताता है कि पिछले 5 सालों में हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्यों कम हो रही है, क्या रीजंस हैं और उसको अब कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, हमारे देश की इकोनॉमी को और उसकी ग्रोथ रेट को कैसा बढ़ाया जा सकता है। नीचे का आर्टिकल जो है वो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बताता है डिसेबल्ड के लिए जो हमने दिव्यांग के लिए जो हमने एक्सेसिबल इंडिया यानी सुगम्य भारत अभियान चलाया है उसको कैसे हम और ज़्यादा कैसे बेहतर बना सकते हैं। फिर यहाँ पे साइड में जो मेन आर्टिकल है यूएस गवर्नमेंट के उस डिसीजन से रिलेटेड है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि हम पेरिस क्लाइमेट, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि हम पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो एग्रीमेंट है उसको इग्नोर करेंगे। अब इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए इस पे, क्या इंडिया को भी पेरिस क्लाइमेट चेंज से हट जाना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। यहाँ पे ये मंडे को इंटरनल आर्टिकल होता है द हिंदू को कौन से न्यूज़ की प्रायोरिटी उन्होंने दी और कौन से को नहीं दी, तो ये इंटरनल आर्टिकल है, बढ़िया नहीं है। व्यूअर्स के साथ में, रीडर्स के साथ में द हिंदू का संवाद है। ये दोनों छोटे आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिनेमा से रिलेटेड ये आर्टिकल्स है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट वेव से रिलेटेड आर्टिकल में। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, व्हाट इज हीट वेव, क्या इसका इंपैक्ट होता है और गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इस हीट वेव के स्टेप्स को रिड्यूस किया जा सके। तो देखिए कंटेक्स्ट तो यही है। हीट वेव तब होती है जब नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर जब 5-6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और 1-2 दिन के लिए नहीं, लगातार कुछ दिनों के लिए। पहली कंडीशन ये। या फिर दूसरी तरह से हीट वेव तब भी हो सकती है चाहे टेम्परेचर कितना भी हो लेकिन 45 डिग्री से आसपास या फिर इससे ऊपर हो कुछ दिनों के लिए लगातार। तो 2 कंडीशंस में हीट वेव हो सकती है, या तो नॉर्मल टेम्परेचर से 5 या 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर हो कुछ दिनों के लिए लगातार, या फिर 45 डिग्री टेम्परेचर हो कुछ दिनों के लिए लगातार। इन दोनों कंडीशंस में हीट वेव हो जाती है। इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट देखिए बहुत ज़्यादा होता है, वो तो आगे डिस्कस करेंगे हम अगली स्लाइड में। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल देखिए हीट वेव ज़्यादा ही आ रही है। पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आई है। और हो क्या रहा है, एक तो देखिए दिन जो है और ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा लंबे समय के लिए भी होते जा रहे हैं। पहले आपने देखा हो तो गर्मियाँ आती थी मई के आसपास आती थी, मई जून 2 महीने सबसे ज़्यादा गर्मियों के होते हैं। लेकिन अब नॉर्थ इंडिया में आपने महसूस किया ही होगा, अभी तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। तो एक तरफ तो दिन और ज़्यादा गर्म हो रहे हैं लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए भी गर्म हो रहे हैं। और तीसरा रीज़न ये भी है कि जो इसकी स्प्रेडनेस है, ज्योग्राफिकल स्प्रेडनेस भी बढ़ती ही जा रही है। पहले ज़्यादातर जो गर्मी होती थी वो नॉर्थ वेस्ट में होती थी ज़्यादातर, जैसे गुजरात, यूपी, हरियाणा, थोड़े थोड़े नॉर्थ इंडिया यहाँ पे। अब दूसरे स्टेट्स जो कि पहले जहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक होता था वहाँ भी गर्मी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा, डायमेंशंस कवर कीजिएगा, ज़्यादा गर्म दिन, ज़्यादा लंबे समय तक, और ज्योग्राफिकल एरिया भी स्प्रेड हो रहा है। और साइंटिस्ट कहते हैं देखिए आने वाले टाइम में तो ये इफेक्ट है हीट वेव्स का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए उसकी वजह से जो गर्मी है और ज़्यादा आएगी, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। अब इंपैक्ट क्या होता है हीट वेव का? देखिए गर्मी ज़्यादा होगी, बारिश नहीं आएगी तो डेफिनेटली हमारी जो क्रॉप्स हैं वो फेल हो जाएंगी, फसलें खराब हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि पानी सूख जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर दूसरे जो सोर्सेज हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है अगर गर्मी ज़्यादा हो तो। अब डिहाइड्रेशन, जो हमारे जो लोग हैं वो डिहाइड्रेशन फेस करते हैं, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। हीट क्रैम्प्स आते हैं, डेडली हीट स्ट्रोक्स आते हैं। हीट क्रैम्प्स क्या होता है? देखिए क्रैम्प्स अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो काइंड ऑफ जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं और दर्द होता है काफ़ी, इससे हीट क्रैम्प्स आते हैं। ये देखिए गर्मी की वजह से कई बार होते हैं। ये हमारी जो मसल्स हैं शरीर के किसी भी पार्ट की हो सकती हैं, स्टोमक की हो सकती हैं, पैरों में की जो मसल्स हैं वो हो सकती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं तो इससे हीट क्रैम्प्स आती हैं। इतना ज़्यादा डेंजरस तो नहीं है लेकिन अगर इग्नोर करें तो ज़्यादा खतरनाक ये हो सकता है। अगर दूसरी बात करें तो देखिए जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं यानी एल्डरली पीपल हैं उन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हीट स्ट्रोक का, हीट वेव का। उनकी देखिए जो ब्लड विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी यानी जो ब्लड है आसानी से बहता नहीं है, आसानी से ब्लड जो है खून बहता नहीं है तो आगे हार्ट में जाएगा कैसे, शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन कैसे लेके जाएगा। जब हमारा खून शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन ले जा पाने में सक्षम नहीं होगा तो डेफिनेटली बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं, इसका नाम है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, ब्लड की विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
बढ़ जाती है, पता नहीं घट जाती है, लेकिन कहने का मतलब है कि ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है और खून आगे जा नहीं पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है एल्डर सिटीजन्स को, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं इससे, हीट स्ट्रोक से। तो और काफ़ी बार देखिए कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, जो लोग हैं वो मारे भी जाते हैं हीट स्ट्रोक के कारण में। तो स्टेट को अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेट को कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए ताकि इस हीट वेव को, इफेक्ट को कम किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो ये देख लीजिए गवर्नमेंट कर क्या रही है। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री में आता है, इसका क्वेश्चन साफ साफ बन सकता है। और एनडीए में ये दोनों मिलकर स्टेट्स को गाइड कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह की पॉलिसीज अपनानी चाहिए। एक तो देखिए, जब हमारा इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम की प्रेडिक्शन करता है, वो बता सकता है पहले से स्टेट्स को कि आप देखिए हीट वेव आने वाली है, इन दिनों में आने वाली है, पहले से उनको वार्निंग दे सकता है, ताकि स्टेट्स हैं अपनी पॉलिसीज उसी हिसाब से बना लें। कौन सी तरह की पॉलिसीज, मान लीजिए स्कूलों की छुट्टी करनी है बच्चों की, या फिर जो मनरेगा वर्कर से काम करवाना है, उसी हिसाब से मनरेगा वर्कर के वर्किंग आवर्स या फिर स्कूलों के वर्किंग आवर्स उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं स्कूल्स, जो स्टेट्स जो हैं हमारे। और अभी देखिए, एनडीए में और स्टेट्स के पास में सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है पहले से फोरकास्ट कर देता है, बता देता है। तो इससे जो स्टेट्स हैं वो पब्लिक को भी बता देंगे, ताकि आप इस टेम्परेचर के दौरान, इस टाइम में या फिर इन दिनों में आप घर से कम बाहर निकलिए, जरूरी हो तभी बाहर निकलिए। और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा जो वनरेबल सेक्शंस होते हैं, ओल्डर एडल्ट्स, फार्म वर्कर्स, या फिर आउटडोर जो भी काम होता है, उसमें एक प्रकार से सावधानियां बरती जा सकती हैं। और क्या क्या कुछ किया जा सकता है, देखिए, एक डिटेल्ड एक्शन प्लान कंसर्टेड एफर्ट्स के बाद में लाए जाने की आवश्यकता है सभी लेवल्स पे, ना सिर्फ स्टेट्स के द्वारा बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, बल्कि सिटी लेवल पर भी। और जो ये काम होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, स्पीडी भी होना चाहिए, प्रोफेशनल रूप से भी होना चाहिए। किसी प्रकार की ढिलाई इसमें एक प्रकार से टॉलरेट नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी मौतें हुई थी इस हीट वेव के कारण में। तो ये सारे जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस किए, स्कूल्स के टाइम टेबल चेंज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंगली, या फिर वर्किंग टाइमिंग्स हैं मनरेगा वर्कर्स की, उनको भी रीशेड्यूल किया जा सकता है। और इसके अलावा कम से कम स्टेट यह इंश्योर कर सकता है कि वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो हो रिमोट एरियाज तक, ताकि एक प्रकार से सूखा ना आए, ड्रोट जैसी सिचुएशन ना पैदा हो। और जो ये रिलीजियस साइट्स होती हैं, जैसे मंदिर या फिर धर्मशाला, या फिर जो भी ये रिलीजियस से रिलेटेड जो साइट्स होती हैं, फिर लाइब्रेरीज होती हैं, उनको खोल दिया जाए, ताकि जो लोग बाहर रहते हैं वो बिल्कुल दोपहरी में इन साइट्स पर थोड़ा आराम कर सकें और थोड़ी ठंडक उनको मिल सके। इस प्रकार का प्रोविजन स्टेट को करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी तरह के प्रोविजन कर सकते हैं, जैसे ग्रीन और ब्लू अर्बन स्पेसिस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए पेड़ उगाइए। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा छाया होगी, और उतनी ज़्यादा थोड़ी बहुत तो कम से कम ठंडक मिलेगी, थोड़े बहुत तो हीट वेव्स का इफेक्ट कम होगा, और ज़्यादा हायर मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। दूसरा देखिए, घरों का डिज़ाइन इस प्रकार से होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर जो रेज आती हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। इस चीज़ को कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट, ज्योग्राफी में आता है ये। एल्बिडो इफेक्ट ये होता है कि देखिए, इट्स क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड इन प्रपोर्शन, मतलब जितनी सोलर रेडिएशंस आती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर दिया जाए। इस प्रकार से जो चीज़ होती है ये एल्बिडो इफेक्ट होती है, इन प्रपोर्शन विद द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फॉर ए गिवन सरफेस। अब कहने का मतलब ये, देखिए आपने सुना ही होगा इस बात को, तो जो ब्लैक सरफेस होता है, जो ब्लैक सरफेस होता है वो ज़्यादा सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो चीज़ ज़्यादा गर्म रहेगी। इसलिए आपने कभी नहीं ये चीज़ देखी होगी कि किसी घर का जो कलर हो वो काला हो। ब्लैक कलर आपने किसी भी घर का नहीं देखा होगा आमतौर पे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी घर का रंग ब्लैक होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशंस एक प्रकार से एब्जॉर्ब करेगा, तो घर में ज़्यादा गर्मी आएगी। तो हमेशा आमतौर पे जो घरों का बाहर का रंग होता है ना, वो लाइट होता है। आमतौर पे इस प्रकार का घरों का रंग होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा प्री के लिए देखें तो कौन कौन से में एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है। फ्रेश स्नो, यानी लाइटर कलर है, बिल्कुल सफ़ेद कलर है स्नो का, बर्फ़ का, तो 80-90% तो वो सोलर रेडिएशंस है वो एक प्रकार से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बाद में इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं, ग्रास है वो 5 to 25%, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम में इसका क्वेश्चन बहुत बनता है, एल्बिडो इफेक्ट का क्वेश्चन बहुत बनता है। कई बार यूपीएससी क्या करती है, ऑर्डर में पूछ लेती है कि इनमें से सबसे ज़्यादा किसका है, कई बार सबसे कम पूछ लेती है, या फिर कई बार यूँ पूछ लेती है कि 3-4 चीज़ें दे देगी, स्नो दे देगी, या फिर कुछ क्रॉप्स दे देगी, या फिर कुछ रोड दे देगी, काले रंग की रोड। तो इनको एक प्रकार से ऑर्डर में लगाइए, किसका एल्बिडो इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, किसका एल्बिडो इफेक्ट का सबसे कम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिएगा। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज आप कीजिए सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब का ठेका, पब या फिर बियर पार्लर, होटल्स में भी शराब नहीं परोसी जा सकती। इस डिसीजन को क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम इस डिसीजन को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं।
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बैकग्राउंड ये है कि 15 दिसंबर को जो डिसीजन दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके नहीं हो सकते, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर एक प्रकार से क्लैरिफिकेशन मांगी गई। लेकिन अब 3-4 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ना सिर्फ शराब के ठेके बल्कि और भी सारी चीजें जहां जहां शराब परोसी जाती है, जैसे कि होटल्स या फिर पब या फिर बियर पार्लर्स, ये सब चीजें भी नहीं हो सकती 500 मीटर के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ चेंजेस किए अपने 15 दिसंबर के ऑर्डर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए उन क्षेत्रों की जहां की डेंसिटी 20,000 यानी जहां की पॉपुलेशन 20,000 से कम है, वहां पे 220 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जैसे होटल, पब या फिर जो शराब के ठेके हैं वो। यानी थोड़ा डिस्टेंस को घटा दिया गया उन क्षेत्रों में जहां पॉपुलेशन 20,000 से कम है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आर्टिकल नंबर 47 में साफ साफ लिखा गया है संविधान में कि प्रोहिबिशन की बात की गई है, और ये डीपीएसपी है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है राइट टू लाइफ। यानी देखिए शराब पीकर यात्रा कई बार जो लोग करते हैं ड्राइवर्स, उससे काफ़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ना सिर्फ उनकी जानें जाती हैं बल्कि कुछ निर्दोष लोग सड़कों पे जो ट्रैवल कर रहे होते हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं होती, उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो कंसर्न्स क्या है लेकिन इस चीज़ पे? कंसर्न्स तो देखिए काफ़ी हैं, काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, अब सोच के देखिए एक बात अब गुरुग्राम के एकदम बीचों बीच से NH8 जाता है। गुरुग्राम में अगर आप में से कोई गया होगा तो आपने देखा होगा NH8 जो दिल्ली से मुंबई हाईवे जाता है बिल्कुल गुरुग्राम के बीचों बीच जाता है। इसी रोड के पास में बड़े बड़े होटल्स हैं जैसे होटल ओब्रोए, और इसी रोड पे ऑलमोस्ट पड़ता है साइबर हब। साइबर हब में मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे, तो जो काफ़ी कंपनीज हैं, हाई प्रोफाइल कंपनीज हैं गुरुग्राम के अंदर में जो DLF एरियाज़ में हैं, तो वहाँ के जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं साइबर हब के अंदर में इस प्रकार से जो ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, तो एक काइंड ऑफ कल्चर डेवलप हो गया है। सही गलत हम उसमें नहीं जा रहे हैं, जो भी है अभी ये सच्चाई है। कंसर्न्स ये है कि देखिए ये लोग जो गुरुग्राम में, इनका तो कोई लेना देना भी नहीं है, ये ड्राइवर नहीं है जो साइबर हब में जाते हैं। इवन जो एकदम रोड पे, नेशनल हाईवे के रोड पे जो होटल ओब्रॉय है, इतना बड़ा होटल है ये, इसमें तो पूरे इंडिया से यानी जो भी बड़े जो काइंड ऑफ जिनके पास में पैसे हैं, काफ़ी पैसे लगते हैं इस होटल में, तो वो इस होटल में रुकते हैं। वो तो ऐसा नहीं है कि वो रोड पे आगे जा रहे हैं, ड्राइवर्स वो हैं, वो तो ड्रिंक करके यात्रा करेंगे नहीं। अब इन चीज़ों में भी एक प्रकार से है वो शराब बंद हो गई है। तो मतलब ये जो डिसीजन है ना, इसकी रिपरकशंस बहुत ज्यादा हैं। कहने का मतलब है कि आर्टिकल क्रिटिसाइज करता है, आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बातें सोची नहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के कहा कि चीफ सेक्रेटरीज वो सारे ठेके हटवाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब सेक्शंस के बारे में नहीं सोचा। मल्टी सेंट्रिक अप्रोच सुप्रीम कोर्ट की नहीं रही इस डिसीजन में। एक्सपर्ट्स और क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं देखिए काफ़ी रेवेन्यू का लॉस होगा खास करके स्टेट्स को। ये आपको पता होगा कि जो अल्कोहल वगैरह है ये स्टेट की लिस्ट में आते हैं, और स्टेट्स के साथ साथ यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज को भी काफ़ी रेवेन्यू का लॉस होता है। ऑलरेडी स्टेट्स ऐसी शिकायतें करते हैं कि हमारे पास में संसाधन जुटाने के लिए यानी रेवेन्यू कमाने के लिए काफ़ी कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से जो ये डिसीजन अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो 30-40% स्टेट्स को अपने रेवेन्यू से हाथ धोना पड़ेगा। यानी शराब से जो 30-40% जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 30-40% से हाथ धोना पड़ेगा स्टेट्स को। ड्रैकोनियन लॉ है ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और कहते हैं कि देखिए कानून तो है ना, अगर कोई शराब पी के रोड पर यात्रा करता है तो उसके लिए तो ऑलरेडी कानून हैं, आप उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए, बजाय कि आप पूरे के पूरे इंडिया के अंदर में नेशनल हाईवेज या फिर स्टेट हाईवेज के दायरे में जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे होटल्स, ये सब इनको भी, इन पे भी ये सारा जो डिसीजन है वो इम्पैक्ट करेगा, इनको इम्पैक्ट करेगा। दूसरा होटल सेक्टर्स का रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा। और आगे आता है कि जो प्रोहिबिशन है, जब जब देखिए शराबबंदी की बात की गई है हिस्ट्री में, तब तब इसकी फेलियर हुई है। हरियाणा का एग्जांपल दिया जाता है, इवन गुजरात में भी लोग कहते हैं कि अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। बिहार गवर्नमेंट अभी प्रोहिबिशन को इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन नकली शराब बिकने लगती है, उससे काफ़ी मौतें होती हैं। और उसके बाद में देखिए लास्ट जो छठा पॉइंट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, जो हमने अभी डिस्कस किया। फेक अल्कोहल यानी नकली शराब बिकने लगती है तो वो तो और ज़्यादा हानिकारक होती है। और देखिए एक और जो बात कही जाती है कि देखिए जिसको शराब पीनी है वो तो पिएगा ही, अब वो 500 मीटर आगे जाके भी शराब के ठेके से बोतल लेके आ जाएगा, तो ये भी एक्सपर्ट्स कहते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए वही सेम बात की, मान लीजिए ये सिर्फ जो लोग शराब पी के यात्रा करते हैं उनको रोकने के लिए है, तो फिर तो देखिए जो हाईवे के साथ साथ में जिम खाना क्लब जैसे क्लब्स भी आते हैं जिसमें तो सिर्फ मेंबर्स आते हैं, वही बात, तो उन पे ये जो ऑर्डर है वो क्यों लागू होना चाहिए? इवन कुछ सिटीज़ जैसे कि चंडीगढ़, उन्होंने तो क्या किया, चंडीगढ़ जैसी सिटीज़ ने जो उनके बीचों बीच जो स्टेट हाईवे जाता है उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, ये स्टेट हाईवे ना होकर अब डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को डोज किया जा सके, एक प्रकार से अवॉइड किया जा सके। लेकिन हर एक सिटी तो ऐसा नहीं कर सकती, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस ऑर्डर में चेंज करना चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल अभी कहता है।
अब प्री में से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं? वैसे देखिए आर्टिकल नंबर 47 पे यूपीएससी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है। डायरेक्टली तो कभी भी नहीं पूछेगी यूपीएससी की आर्टिकल नंबर 47 है क्या। इनडायरेक्टली कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड्स हमारे संविधान में मेंशन है, तो यूपीएससी कुछ ऐसे दे देगी, प्रोहिबिशन दे देगी या फिर कुछ दूसरे वर्ड्स दे देगी जो इररिलेवेंट हो, जो संविधान में मेंशन ना हो। तो हमें ये प्रोहिबिशन वाला जो है वो टिक मार्क करना है, जो साफ साफ मेंशन है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, 2014 में पूछा था। ये भी पूछ सकती है कि अल्कोहल का रेवेन्यू कौन सी लिस्ट में आता है, तो हमने अभी डिस्कस किया स्टेट लिस्ट में आता है। डीपीएसपी इन्फोर्सेबल है या नॉन इन्फोर्सेबल है, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है प्री से। और स्टेट हाईवेज का नाम कौन बदल सकता है, स्टेट बदल सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब कहने को तो आसान सा है फैक्ट, लेकिन कई बार पेपर में स्ट्रेस होता है तो हम काइंड ऑफ कंफ्यूजन उसमें हो जाती है हमको। तो बस ये 4-5 चीज़ें प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेंस के लिए तो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर ही लिए, क्या क्या कंसर्न्स हैं। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? पिछले 5 सालों में हमारे देश की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हुई है, क्या इसके लिए कारण रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या सरकार को करना चाहिए कि हमारी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले तो देखिए एक आंकड़े देख लीजिए। सीएसओ के द्वारा डिक्लेयर्ड आंकड़ों में ये पाया गया कि 2016-17 के लिए जो जीडीपी रहेगी वो 7.1% रहेगी और 2015-16 में ये थी 7.9%, तो 0.8% की कटौती देखने को मिल रही है जीडीपी की ग्रोथ रेट में। और दूसरी, अब जीडीपी तो आपको पता ही होगा, बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि किसी भी टाइम फ्रेम, आमतौर पे इसे 1 ईयर लिया जाता है, 1 साल, यानी 1 साल में किसी देश के अंदर में टेरिटरी वाइज, मतलब हमारे देश की धरती पर जो भी सामान, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो वो जीडीपी कहलाती है। जीडीपी और इवन जो ग्रोस वैल्यू एडिड, ये दोनों हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है उसको मेजर करने में काम आते हैं। और ग्रोस वैल्यू एडिड की बात करें तो हम 2016-17 में ये थी 6.7%, नहीं 2015-16 में थी 7.8% और 16-17 में घट के रह गई है 6.7%, तो 1.1% कम यहाँ पे ये हो रही है ग्रोस वैल्यू एडिड। तो कई बार देखिए क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि ग्रोस वैल्यू एडिड और जीडीपी दोनों में रिलेशन क्या है। देखिए दोनों एक प्रकार से हमारे देश की ग्रोथ रेट को मेजर करने में काम आती है, मतलब किसी भी देश की ग्रोथ रेट को मेजर कर सकते हैं इसमें, लेकिन जीवीए में एक प्रकार से इंटरमीडिएट कंजम्पशंस नहीं काउंट करते। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई कार है, कार बनाने के लिए स्टीयरिंग की आवश्यकता होती है, तो स्टीयरिंग जो बनेगा वो फाइनल गुड्स में नहीं आएगा। स्टीयरिंग की जितनी भी प्रोडक्शन है वो नहीं आएगी फाइनल, जब हम गुड्स एंड वैल्यूज को ऐड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करेंगे, उसमें सिर्फ फाइनल कार जितनी प्रोड्यूस होंगी उसी की वैल्यू काउंट करेंगे। यानी इंटरमीडिएट जो चीज़ें हैं, टायर अलग से, स्टीयरिंग अलग से, इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं काउंट करेंगे। और क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? ग्रोस वैल्यू एडिड प्लस में टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स माइनस में सब्सिडीज। यानी देखिए अगर ग्रोस वैल्यू एडिड पर टैक्स लगा दिया जाए और सरकार जो सब्सिडी देती है उसको घटा दिया जाए तो इसकी वैल्यू जीडीपी के बराबर हो जाती है। प्रीलिम के लिए एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीएसओ क्या है, सीएसओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। सीएसओ देखिए ये आंकड़े इस तरह के रिलीज करता है हमारे देश में और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में ये आता है और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ब्रांच वैसे कैलकाटा में भी है। और वैसे देखिए अब जो रंगाराजन जी कहते हैं कि ये कहते हैं कि अभी तक तो नोटबंदी का इफेक्ट भी काउंट नहीं किया है। 2016-17 के जो आंकड़े हैं जीडीपी जिसमें है 7.1%, जीवीए है 6.7%, ये तो और भी कम हो जाएंगे जब नोटबंदी के इफेक्ट को जोड़ेंगे इन आंकड़ों में। उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए ये वही बात कहते हैं। अब उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें ये कहते हैं कि देखिए ये रीसेंट फेनोमेनन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये इसी साल जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई हो। पिछले 5 साल से हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो लगातार कम हो रही है और ये फेनोमेनन स्टार्ट हुआ था 2011-12 में। और उसके बाद में कहते हैं कि हालांकि जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो भी एक अलग स्टोरी बताएगी अगर उसे ध्यान से देखेंगे तो। फिलहाल इस आर्टिकल का मेन उद्देश्य नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस ना होकर ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कस करना है। ग्रोथ रेट 2 फैक्टर्स से डिफाइन होती है। कौन कौन से वो 2 फैक्टर्स हैं? एक तो इन्वेस्टमेंट रेट, कितना इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर में हो रहा है और कैसे। देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इन्वेस्टमेंट रेट कैसे जीडीपी को प्रभावित करती है। इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए सरकार ने एक डिसीजन लिया, इन्वेस्टमेंट दोनों तरह की हो सकती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल की मैं बात करूं तो मान लीजिए सरकार ने एक डिसीजन लिया कि सरकार एक सड़क बनाएगी या फिर कुछ उद्योग स्टैब्लिश करेगी, कोई फैक्ट्री लगाएगी सरकार। अब मान लीजिए सड़क बनाती है सरकार,
सरकार एक सड़क बनाती है तो उससे क्या होगा, काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनकी जो सैलरीज है वो इंक्रीज होंगी, उनकी सैलरी इंक्रीज होंगी तो फिर वो क्या करेंगे, वही पैसा जो सरकार उनको दे रही है उससे वो कुछ सामान ज़्यादा खरीदेंगे, वो सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज और ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगी, दोनों प्राइवेट भी और जो पब्लिक है वो भी किसी ना किसी क्षेत्र में। तो अब देखिए कंपनी ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगी तो जो ग्रोथ रेट्स है वो बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि कंपनीज जो प्रोडक्ट्स को भी तो बनाएंगी ना, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो फाइनल हमारी जीडीपी में काउंट होएगा। जीडीपी है ही तो यही चीज़ ना कि जितने भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू को ऐड कर दिया जाए। तो ये सारा साइकिल चलता है तो फिर हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बढ़ती है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट रेट हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है उसको प्रभावित करती है। दूसरी, एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कैपिटल। एफिशिएंसी भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे ना कि बस करप्शन के कारण बीच में जो चैन जो इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है, जो तनख्वाहें होनी चाहिए एम्प्लॉयज की वो तनख्वाहें नहीं है, बीच में कोई एक आधा आदमी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर पॉलिटिशियन है, वो बीच में सारा पैसा खाए जा रहे हैं। तो वो तो देखिए ज़्यादा खर्चा करेंगे नहीं, वो तो डर डर के अपना पैसा छुपो के रख देंगे, कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जनरेट हो जाएगा, वो कोई घर लेके रख देंगे। तो इससे तो एफिशिएंसी अगर नहीं होएगी, ढंग से इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है वो नहीं होएगी, तो हमारे देश की ग्रोथ रेट है जो प्रभावित होगी। अब एक ये मॉडल देखिए आप, हेरोड-डोमर इक्वेशन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए ग्रोथ रेट की जो वैल्यू होती है, ग्रोथ रेट की वैल्यू होती है, यहां पे देखिए एक इक्वेशन आपको मैं बताता हूं। ग्रोथ रेट की वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट रेट डिवाइडेड बाय ICOR। ठीक है, इसको इस इक्वेशन से भी देख लीजिए। अगर ICOR को हम नीचे लेके जाएं और जीडीपी को इस साइड लेके जाएं तो ये सेम इक्वेशन है जो इन्होंने लिखी है, ये जो मैंने भी अभी लिखी है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेट डिवाइडेड बाय ICOR। अब आपके दिमाग में एक ही चीज सबसे ज्यादा आई होगी कि आखिरकार ये ICOR क्या चीज है। ये देखिए ICOR ये है, मान लीजिए कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। कैसे? सिंपल भाषा में बताता हूं अभी आपको। मान लीजिए एक सड़क बनाने के लिए $10 बिलियन चाहिए, एग्जाम्पल के लिए बस $10 बिलियन चाहिए। तो इसको अब इसमें देख लेंगे, अब ये इस डेफिनेशन को देखिए, ICOR इज कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, जिसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम सड़क मान लीजिए, यानी $10 बिलियन चाहिए हमें 1 यूनिट आउटपुट लाने के लिए, यानी एक सड़क बनाने के लिए। इस चीज को कहते हैं ICOR। अब अभी भी आपको ज्यादा समझ में आया नहीं होगा, लेकिन एक और एग्जाम्पल देता हूं। देखिए इसका क्या फर्क पड़ता है इसको हेरोड-डोमर इक्वेशंस पे। अगर देखिए ICOR कम हो तो हमें बहुत ज्यादा फायदा है। कैसे फायदा है? क्योंकि देखिए कम पैसे लग रहे हैं हमें कोई भी 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। जितना ज्यादा ICOR हमारा होगा, हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है उतनी ही ज्यादा कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए ग्रोथ रेट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेट अपॉन में ICOR। मान लीजिए $10 बिलियन अभी डॉलर चाहिए एक सड़क को बनाने के लिए, कोई बात नहीं, ठीक ठाक है। अगर मान लीजिए करप्शन ज्यादा है तो क्या कहीं पैसे ज्यादा चाहिएंगे, करप्शन ज्यादा है, पैसे ज्यादा चाहिएंगे, तो ICOR की वैल्यू हो जाती है $12 बिलियन। क्योंकि देखिए करप्शन ज्यादा है, जितने सड़क के लिए चाहिएगा उससे भी ज्यादा रुपए लग रहे हैं, डिले हो चुका है, सामान इनपुट्स जो हैं वो और ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो एक सड़क बनाने के लिए ICOR बढ़ गया है इन सब चीजों के कारण, करप्शन के कारण $12 बिलियन हो गया। नीचे 12 आ जाएगा, बढ़ गया ICOR, तो हमारी जो देश की ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, नीचे है, ये नीचे है, तो जितना ज्यादा संख्या इसकी बढ़ेगी, 12 होगी, 13 होगी, 14 होगी, तो ग्रोथ रेट उतनी ही कम होती जाएगी। तो हमारे देश की दिक्कत यह है कि ICOR है उसकी वैल्यू ज्यादा है, कम नहीं है। इन सब चीजों के कारण में, करप्शन के कारण में एक सड़क बनाना महंगा पड़ता है, और सब चीजें हैं जो बाकी जो एक चेन है, इंटरमीडिएट चेन है वो बड़ी है। एनवायरमेंट के कारण में जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट की संख्या काफी ज्यादा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी कम है। इन सब चीजों की वजह से जो हमारा ICOR यानी कैपिटल आउटपुट जो रेशो है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, ये ज्यादा है। एक तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, समझ गए अब। और दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट रेट है वो भी काफी कम हो रही है। ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे की स्लाइड्स में। तो ICOR देखिए इन सब चीजों में डिपेंड करता है। थोड़ा सा और थ्योरी देखें तो टेक्नोलॉजी कैसे है। अभी तो मैंने सिर्फ करप्शन का एग्जांपल दिया था। मान लीजिए अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो सड़क ज़्यादा सस्ते में बनाई जा सकती है, मैन पावर स्किल्ड है तो ज़्यादा सस्ते में सड़क बनाई जा सकती है, तो ICOR की वैल्यू कम होती जाएगी जितनी ये सारी चीज़ें होंगी। मैनेजरियल कंपिटेंस अच्छी है तो ICOR की वैल्यू कम होगी। और हम ये सब उस पर भी डिपेंड करता है हमारे देश की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे हैं, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट। ऐसे नहीं ना कि आप क्या कर कीजिए एक ही चीज़ में, मान लीजिए सड़क बना दीजिए लेकिन आसपास डेवलपमेंट ही ना कीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट भी तो होनी चाहिए ना, कोई सड़क काम भी तो आए। ये सब चीज़ें पे डिपेंड करता है हमारा ICOR। तो कहने का मतलब आप ये याद रखिएगा बस, जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है इसकी वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए। कम से कम पैसों में हमें
आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। जितनी ज़्यादा ये होगी उतना ही देश की इकोनॉमी को नुकसान है, उतना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी आउटपुट, एग्जाम्पल के तौर पर सड़क को बनाने के लिए। अब देखिए ये आंकड़े देते हैं जो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 में जो स्टार्ट प्रोजेक्ट्स थी उसकी संख्या 746 थी। पब्लिक प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे जो थे वो 161, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे 585, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ वो 8.8 लाख करोड़। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रहेंगे, नीचे भी दिए हैं 2015-16 के, तो इन्हें आप याद मत रखिएगा। कहने का मतलब है कि स्टार्ट प्रोजेक्ट्स के कारण में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अगर इनको चलवा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा हमारे देश की इकोनॉमी को। अब कुछ तो अनवाइबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल के लिए पहले काफ़ी प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, लेकिन अब तो देखिए सोलर एनर्जी भी काफ़ी सस्ती हो गई, या फिर दूसरे एनर्जी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो कुछ तो अनवाइबल हैं अभी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये एग्जाम्पल देते हैं कि एक पीरियडिक एक प्रकार से रिव्यूअल होना चाहिए सभी स्टार्ट प्रोजेक्ट्स का। जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं सरकार उन्हें किस प्रकार से आगे लेके जाए, एक पीरियडिक ऐसी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए सरकार के द्वारा। आगे आता है कि देखिए इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन हो रही है। इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कम होएगी, यानी आईसीआर तो कम होनी चाहिए थी, इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट बढ़ रही थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन देखिए आप, यहाँ पे ग्रोथ रेट को इस साइड लेके जाइए और आईसीआर को नीचे लेके आइए, ग्रोथ रेट इस साइड और इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय आईसीओआर। तो देश की जो इन्वेस्टमेंट है देश में अगर कम हो रही है, ये कम हो रहा है, तो देश की जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होगी। और कैसे कैसे ये देखिए एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि 2007-8 में जो इसमें इन्वेस्टमेंट थी हमारे देश में वो थी 38%, लेकिन और आईसीआर था 4%, और दोनों को डिवाइड कीजिए 38 डिवाइडेड बाय 9.4, ये 4%, ये 4 आईसीआर 4 था, नीचे 4 है, 38/4, और जो ग्रोथ रेट आई वो आई 9.4%। तो अच्छी खासी ग्रोथ रेट थी 9.4% की 2007-8 में, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। 2016-17 की बात करें तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है 26.9%, और ये इम्पॉसिबल है कि इस इन्वेस्टमेंट से हम 8.9% की ग्रोथ रेट लेके आएँ। इतना तो क्योंकि हमारा आईसीआर एक प्रकार से कम नहीं हो सकता ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है अभी सिर्फ 26.9%। अब इसके लिए तो आईसीआर जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक प्रकार से 3 होना चाहिए, जब जाके इतनी ग्रोथ रेट आएगी। तो इतना कम तो हमारा आईसीआर है नहीं अभी। अब देखिए इन्वेस्टमेंट रेट कम क्यों हो रही है, काफ़ी सारे इसके रीजंस दिए जाते हैं। एक रीजन दिया जाता है कि पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस क्या होता है, जब सरकार डिसीजन ले पाने में सक्षम ना हो तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। यूपीए के दौरान ऐसा हुआ था, जब कांग्रेस की सत्ता थी 2014 से पहले, तब पॉलिसी पैरालिसिस था। कोएलिशंस थे काफ़ी सारे, तो सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तो अब ये कहते हैं कि एकमात्र ऐसा रीजन नहीं था कि इन्वेस्टमेंट कम हुई, और भी काफ़ी सारे रीजंस थे कम इन्वेस्टमेंट के। ये कहते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो था 2008 की मंदी के बाद में, 2008 के ग्लोबल रिसेशन के बाद में, जो यूरोपियन कंपनीज या फिर यूएस की जो गवर्नमेंट, यूएस की जो इकोनॉमी है वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही थी। इससे एक्सपोर्ट्स था इंडिया का वो काफ़ी कम हो गया था। एक्सपोर्ट्स के कम होने की वजह से हमारे देश की ग्रोथ रेट भी कम हो गई थी। दूसरा एक और रीजन देते हैं इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन के बढ़ जाने से ग्रोथ रेट को नुकसान पहुंचा था, और ये विशेष साइकिल है। जब ग्रोथ रेट थोड़ा सा भी कम होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि देश के जो बाहर के जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, अगर देश की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही हो तो और ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छी देखो इंडिया तो 8% से ग्रो कर रहा है, तो इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण में जब थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम होती है तो बाहर से जो कंपनीज है उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो विशेष इफेक्ट है ये, थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम हुआ तो और ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ज़्यादा कम हो जाता है बाहर के इन्वेस्टर्स का। सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड परसेप्शन तो ये है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना हो तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही भी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो, यानी सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो, ये पहले 8% ऑफ जीडीपी था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम हो गया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा सिर्फ 1.8% ऑफ जीडीपी है, हालांकि पिछले 2 सालों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब करना क्या चाहिए, जो हमारे पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, इनको प्रॉपर प्लान के साथ में आना चाहिए कि किस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्या इनकी इंटेंशंस है इस करंट फिस्कल में, और इंटेंशंस को भी मॉनिटर करना चाहिए। ऐसे नहीं है जो पीएसयूज ने बोल दिया लेकिन अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट नहीं किया, क्या इंपैक्ट होगा इससे। देखिए अगर सरकार इस प्रकार से एक प्रकार से प्रोजेक्ट्स चलाएगी तो बाहर के इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी एक प्रकार से अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी। तो ऐसा सरकार को करना चाहिए, ऐसा पीएसयूज को करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। 3 चीज़ों से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। एक तो आप प्रोसीजर्स सिंप्लीफाई कीजिए, डिलीवरी सिस्टम को अच्छा कीजिए, कंपटीशन को बढ़ाइए, और इस दिशा में काफ़ी काम सरकार ने ऑलरेडी किए हैं, जैसे बैंक्रप्सी कोड, जीएसटी, ये सब चीज़ें सरकार लेके आई है। जो भी वायबल स्टार्ट प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनको कंप्लीट
किया जाए। तीसरा, जो फाइनेंशियल बोटलनेक्स हैं उनको एक प्रकार से हटाया जाए। कौन सी फाइनेंशियल जो बोटलनेक्स है, रुकावटें हैं, फाइनेंशियल रुकावटें, जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो बैंक्स हैं उनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट इतनी ज़्यादा है, बैंक्स के पास में पैसा ही नहीं है। अगर बैंक के पास में कम से कम अगर जो हमारी ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाना है, कंपनीज को नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करनी है, तो उनको लोन मिलना चाहिए ना बैंक से। लेकिन बैंक तो लोन दे पाने में सक्षम है ही नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन दिया कंपनीज को जो कि चुका नहीं पा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में आपने सुना होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? ट्विन डेफिसिट। इसमें क्या होता है, एक तो जो बैंक्स हैं उनके पास लोन देने के लिए नहीं है, और इवन जो हमारे देश की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी अच्छे से नहीं ग्रो कर रही हैं। तो 2-3 ये पॉइंट कहते हैं कि कैसे एनपीएस की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, जैसे बैड बैंक या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो भी पिछले दिनों काफ़ी बातें हुई थी। और एक ये बात कहती है कि हेयर कट भी होना चाहिए। ये हेयर कट क्या होता है? हेयर कट ये चीज़ होती है कि देखिए, मान लीजिए माल्या ने, एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ, माल्या ने कोई चीज़ गिरवी रखी बैंक के पास में लोन लेने के लिए, लेकिन अब माल्या तो भाग गए लंदन के अंदर में। अब जो चीज़ उन्होंने गिरवी रखी थी उसको बेच के भी बैंक अपना जो लोन उन्होंने माल्या को दिया था उसे वसूल नहीं पा रहे हैं। यानी माल्या ने जो चीज़ गिरवी रखी थी उसकी कीमत भी इतनी नहीं है कि बैंक जो लोन बैंक ने माल्या को दिया था वो पूरा हो सके। तो अब बैंक क्या करते हैं? बैंक हेयर कट कर देते हैं। बैंक कहते हैं चलो कोई बात नहीं यार, लिक्विडेट कर लेते हैं, थोड़ा तो फायदा होगा। क्योंकि जितन जो अगर मान लीजिए अगर वो ये सोच के बैठे रहे कि देखिए अगर इसको लिक्विडेट करेंगे, यानी माल्या की जो कोठी वगैरह, माल्या का घर है, उसको बेच के थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उनको, तो बैंक अगर ये सोच के बैठ जाएंगे कि अरे यार ये नहीं बेचेंगे, इससे तो बहुत कम फायदा हो रहा है, इससे तो हमारा लोन पूरा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा? बैंक्स के पास में पैसा रहेगा नहीं, वो दूसरी कंपनीज को दे नहीं सकेंगे। हेयर कट का मतलब ये है कि जो भी गिरवी रखे गए थे बेच दो ना, कम है, ज़्यादा तो है नहीं, वैसे कम है, जितना भी है उसको बेच के पैसा रखो अपने पास में और वो दूसरी कंपनीज को देना स्टार्ट करो। ये होता है हेयर कट। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ में। ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में देखिए वो सारे प्रोविजंस दोबारा से कीजिए जिसमें जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई बैंक्स पहले लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते थे 1998 से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते थे तो क्या होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स थे जिनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता था उनके लिए काफ़ी फायदा होता है। दूसरा कहता था कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप विश्वास बढ़ाइए। जब भी देखिए बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है वो विश्वास के दम पे आती है और सरकार को इस विश्वास को बढ़ाना चाहिए। और यह सिर्फ हमारे देश की पॉलिटी या सोसाइटी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ना सिर्फ सरकार की पॉलिसीज बल्कि हमारे देश की पॉलिटिक्स कैसी है, हमारे देश की सोसाइटी किस प्रकार से बिहेव कर रही है, इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल सरकार का मकसद एकमात्र डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाना होना चाहिए और यही समय की ज़रूरत है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। हम देखिए यूएस की गवर्नमेंट ने, ट्रंप ने काफ़ी तरह के डिसीजंस लिए पिछले कुछ दिनों। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। क्या था उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में? उन्होंने एक प्रकार से उस तरह के डिसीजंस लिए जिससे जो यूएस की कमिटमेंट्स हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज के प्रति वो डाइल्यूट हो जाएंगी। देखिए पेरिस क्लाइमेट चेंज में क्या था? पेरिस क्लाइमेट चेंज में ये था कि सभी देशों ने अपने अपने टारगेट्स दिए थे। जैसे इंडिया ने टारगेट दिया था, एक सेकंड में आपको तस्वीर में दिखाता हूँ। जैसे इंडिया ने ये टारगेट दिए थे अपने 33% इंडिया जो है अपना एमिशंस कम करेगा 2030 तक। 2005 में यानी जितना एमिशंस इंडिया करता था उसका 33% एमिशन इंडिया कर देगा और यह करेगा 2030 तक। इंडिया ने कहा था कि 2030 तक हम 40% जो भी बिजली प्रोड्यूस करेंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। और इसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा था कि 2.5 बिलियन या फिर 3 बिलियन टन का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो इंडिया प्रोड्यूस करेगा, यानी कार्बन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ा देगा इंडिया 2.5 बिलियन टन से 3 बिलियन तक। ऐसा टारगेट इंडिया ने रखा था। ऐसे ही सभी गवर्नमेंट्स यानी यूएस ने भी अपना टारगेट रखा था और चाइना ने भी अपना टारगेट्स रखा था। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये एक प्रकार से बाइंडिंग नहीं था, यानी कहने का मतलब है अपने अपने टारगेट्स सभी देशों को सौंपने थे जो वर्ल्ड अथॉरिटी है उनको। उसके बाद में यानी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, उनकी काइंड ऑफ प्रेशर होगा। देखिए ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि आप टारगेट थे तो उनको पूरा नहीं होगा, काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर होता है। और बाद में क्या था, बाद में हर 5 साल के बाद में ये टारगेट्स थे वो बढ़ाने थे, इवोल्यूशन के बाद में ये टारगेट्स बढ़ाने थे। इस प्रकार का था ये पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। लेकिन अब यूएस ने जो टारगेट्स दिए थे, अब जैसे यूएस ने भी काफ़ी तरह के टारगेट्स दिए थे और यूएस ने कहा था कि हम ये चीज़ें करेंगे, ये टारगेट्स हैं हमारे और ये इन चीज़ों से हम टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ओबामा ने कहा था कि ओबामा के टाइम में इन्होंने कहा था कि हम जो कोल के जो पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर देंगे। यूएस ने ऐसा कहा कि कोल के पावर प्लांट्स को बंद कर देंगे, कोल माइनिंग के लिए ज़मीन नहीं देंगे, मीथेन का जो एक प्रकार से एमिशन है उसको कम कर देंगे। ये सब बातें कही गई थी ओबामा के कार्यकाल में। लेकिन अब ट्रंप जो हैं इन सब बातों से पीछे हट रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि नहीं,
हम कोल के उत्पादन को कम नहीं करेंगे अमेरिका के अंदर में। अगर कोल सस्ता पड़ रहा है तो हम कोल से बिजली का उत्पादन करेंगे। अगर वो कहते हैं कि देखिए हमारी जो यूएस की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है मीथेन की लिमिटेशन से, मीथेन के एमिशन से लिमिटेशन से, तो ट्रंप कहते हैं कि हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, हम मीथेन का अंधाधुंध इमिट करेंगे। तो इस तरह की बातें कही। अब ट्रंप कहते हैं कि हम कोल माइनिंग के लिए जमीन देंगे फेडरल की। अगर जिस प्रकार से ओबामा ने पहले मना किया था कि हम एक प्रकार से फेडरल की जो जमीन है वो कोल के उत्पादन के लिए नहीं देंगे, लेकिन ट्रंप अब सब इन बातों से पीछे हट गए हैं। एक सेकंड यहां पे देख लीजिए, थोड़ा पीछे आ गए हम। हाँ यहां पे अब इन सब बातों से पीछे आ गए हैं। तो अब ये कहते हैं कि देखिए जो पेरिस का क्लाइमेट चेंज था वो तो विश्वास पे ही तो काम कर रहा था, जो हमने सब बातें डिस्कस करी कि एक देश तभी तो अपने जो एग्रीमेंट्स हैं, अपनी जो कमिटमेंट्स हैं, जैसे इंडिया की कमिटमेंट अभी हमने डिस्कस करी 33% है, अपनी कमिटमेंट्स सभी तब पूरा करेंगे जब उन्हें यह लगेगा कि बाकी देश भी उन कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। अगर किसी भी देश को यूं लगा कि बाकी देश तो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो बाकी देश भी यूं सोचेंगे कि हम क्यों करें फिर। मान लीजिए अब यूएस पीछे हट रहा है अपनी कमिटमेंट से, तो बाकी के देश भी सोचेंगे कि हम भी पीछे हट जाते हैं। अगर यूएस नहीं करेगा ये काम तो हम भी नहीं करेंगे। तो काइंड ऑफ जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा अगर यूएस पेरिस क्लाइमेट चेंज से पीछे हटता है तो। उसके बाद में ये वही बात काइंड ऑफ विशियस साइकिल चलेगा, बाकी देश भी पीछे हट जाएंगे। हालांकि देखिए कुछ जो सेक्शंस है वो तो यूं कहते हैं कि अभी तक यूएस ने फॉर्मल विड्रॉल नहीं किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज से, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया गया है, आगे देखना बाकी है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लिसिट अनाउंसमेंट है वो मई में हो जाएगी और अमेरिका पेरिस क्लाइमेट चेंज से हट जाएगा। जो वर्चुअस साइकिल था, यानी एक दूसरे को देख के सबको अपनी अपनी कमिटमेंट को पूरा करना था, अब वो विशियस साइकिल में बदल रहा है। यूएस को देख देख के अब बाकी देश भी पीछे हटने लगेंगे। तो ये सब बातें कही गई हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इससे यूएस के पीछे हटने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, क्योंकि ऑलरेडी यूएस में सेल गैस आ गई है। तो यूएस के जो ऑर्डर्स हैं वो कोल उत्पादन के लिए जमीन नहीं देंगे, या फिर कोल उत्पादन को कम नहीं करेंगे, या फिर मीथेन के एमिशंस को कम नहीं करेंगे। इस तरह की बातों का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पेरिस क्लाइमेट चेंज पे, क्योंकि ऑलरेडी यूएस में सेल गैस प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही है। यूएस ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है कि जिससे कि सोलर एनर्जी काफ़ी सस्ती हो गई है। तो यूएस तो वैसे भी जानबूझ के भी अब लाएगा ही नहीं ये जो चीज़ है, यानी कोल उत्पादन वैसे भी यूएस अभी ज़्यादा नहीं करेगा, तो सिर्फ सिंबॉलिक है। लेकिन अब बात ये आती है कि देखिए इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए इस पे, यानी क्या इंडिया को भी यूएस को देख के अपनी जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं करनी चाहिए। तो ये कहते हैं नहीं, इंडिया को अपनी कमिटमेंट जरूर पूरी करनी चाहिए, और इसके काफ़ी सारे रीजन्स हैं। एक तो देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से। हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कोस्टल एरियाज, और हमारे देश में गरीबी भी काफ़ी है। ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज से गरीबी पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे जो बारिश है काफ़ी इरेगुलर हो गई है, और अभी भी 50-60% जो हमारे देश में जो खेती है वो बारिश पर डिपेंड करती है, जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रभावित हो रही है। तो ये कहते हैं कि इंडिया को तो जरूर पूरा करना चाहिए अपने पेरिस के जो क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट्स हैं, बल्कि इंडिया को फोर्स भी करना चाहिए जो यूएस और जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं कि वो अपनी अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करें। यहाँ पे देखिए इंडिया को मैकेनिज्म्स का यूज करना चाहिए ताकि डेवलप्ड जो वर्ल्ड हैं वो अपने अपने प्लेजेस को पूरा करें। और दूसरे बात में ये आती है कि वही सेम बात कि इंडिया जो एक्सट्रीमली वनरेबल है, और इंडिया में देखिए जो ग्रीन हाउस का लिमिटेशंस हैं, ये कहते हैं कि ऑलरेडी जो हम यानी पेरिस क्लाइमेट चेंज से पहले भी हमारी जो पॉलिसी थी वो यही थी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे थे ताकि बिजली को रिमोट एरियाज़ में पहुंचाया जा सके। उससे पेरिस क्लाइमेट चेंज से पहले भी हमारी जो कमिटमेंट्स थी वो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति ज़्यादा थी, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी उसी हिसाब से थी। हमने जवाहरलाल नेहरू जो सोलर मिशन था वो काफ़ी पहले से चला के रखा है। तो काइंड ऑफ इंडिया तो को डेफिनेटली यूएस के पीछे हटने से, अगर यूएस पीछे हटता है पेरिस क्लाइमेट चेंज से, तो इंडिया को पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। और इससे काफ़ी फायदे भी होंगे। अगर मान लीजिए अगर इंडिया पीछे नहीं हटता है तो इससे काफ़ी फायदे होंगे। कैसे फायदे होंगे? क्योंकि देखिए अगर यूएस पीछे हट जाएगा तो एक प्रकार से चाइना तो पीछे नहीं हटेगा डेफिनेटली। तो हमारी जो नज़दीकियाँ हैं वो चाइना के साथ में ज़्यादा आ जाएंगी, और चाइना के साथ में हमारे रिलेशंस है पिछले दिनों में काफ़ी तलखी आ गई थी, तो एक मौका मिलेगा हमें चाइना के नज़दीक आने का। और यूएस को हम एक प्रकार से कहते हैं कि आप अपनी पेरिस क्लाइमेट चेंज की कमिटमेंट्स को पूरा कीजिए। तो इससे ये होगा कि यह सिग्नल देगा कि हम हमारी जो पॉलिसी है उस इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं, उसमें इस प्रकार का ये सिग्नल देगा। तो काफ़ी फायदे होंगे। फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ हमारी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको भी इनहेंस करेगा। इसलिए कोई हट जाए चीज इस एग्रीमेंट से, हमें पेरिस क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट से पीछे नहीं हटना है। ये सारे एग्जाम्पल्स थे, ये सारे जो हमने अभी डिस्कस किए। ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ेगी और ये सारे अमेरिका का एक प्रकार से असली चेहरा सामने आ गया है। ये सब बातें तो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम चलते हैं डिसेबिलिटी के आर्टिकल की तरफ में।
देखिए 8-10% डिसेबल्स लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं हमारे देश के अंदर में। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये उन्होंने दिव्यांग लोगों की लाइफ्स को काफ़ी प्रभावित किया है, और वो अब सभी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं जो वो उठा पाने में सक्षम थे नहीं पहले, क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते थे, सामान नहीं खरीद सकते थे। अब तो वो कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, यानी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका काफ़ी फ़ायदा डिसेबल्स को हुआ है। और उसके बाद में क्या कहते हैं, इसके बाद में ये कहते हैं कि सुगम्य भारत यानी एक्सेसिबल इंडिया को और ज़्यादा कैसे इन्हेंस किया जा सकता है। ये कहते हैं कि देखिए, अगर पुअर एक्सेसिबिलिटी हो तो सोशल एक्सक्लूजन डिसेबल्स का हो जाता है, जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो डिजिटल डिवाइड का और ज़्यादा हो सकता है। तो पिछले दिनों एक कॉल दी गई डिसेबल्स के द्वारा में काज नो हार्म, यानी पहले जितनी भी जनरेशन थी उनको तो नुकसान हुआ, लेकिन आने वाली जनरेशन सोसाइटी से एक्सक्लूड ना हो, इस तरह का ध्यान हमारी गवर्नमेंट को रखना है। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सरकार देखिए काफ़ी तरह की स्कीम्स चला रही है, देखिए स्मार्ट सिटीज़ या फिर वो, उसमें इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें डिसेबल्स हैं वो अपनी अपनी जो सर्विसेज है उसका लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मुद्दे पर यह कैंपेन चलाया था डिसेबल्स के लिए एक्सेसिबल इंडिया, जिसमें यह कहा गया था कि डिसेबल्स सभी समाज की सर्विसेज को फ़ायदा उठा सके। जैसे सर्विसेज कैसे होती है, मान लीजिए देखिए नोट हो तो ब्रेल सिस्टम होना चाहिए ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं वो उसका एक प्रकार से नोट को देख सकें, समझ सकें। या फिर आप कह सकते हैं सर्विसेज जैसे कि मेट्रो में आसानी से डिसेबल्स हैं वो आ जा सकें, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं एक्सेसिबल इंडिया प्रोग्राम में। फिर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 भी आया, इसमें भी वही सब चीज़ें, हमारा इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जितने भी ये सारी चीज़ें हैं अर्बन या रूरल एरियाज़ में वो डिसेबल्स फ्रेंडली होने चाहिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट डेवलपमेंट्स दोनों इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें डिसेबल्स का ध्यान रखा जाए, और आने वाले दिनों में यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में भी डिसेबल्स का ध्यान रखा जाए सभी चीज़ों में, जैसे कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी इस्टाब्लिश किया जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया या फिर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, वहाँ पर भी डिसेबल्स का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। बिजनेस वुड इन्हेंस, ये कहते हैं कि देखिए अगर डिसेबल्स का ध्यान रखा जाता है तो हमारे देश की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। 7% हमारे देश की नेशनल जीडीपी प्रभावित होती है अगर डिसेबल्स को एक्सक्लूड किया जाए। क्यों? तो क्योंकि देखिए अगर डिसेबल्स बाहर निकलेंगे, दिव्यांग बाहर निकलेंगे सामान खरीदने के लिए, तो देश की इकोनॉमी तो डेफिनेटली बढ़ेगी ना, कस्टमर बेस बढ़ेगा, जो बिजनेस का टर्नओवर है वो बढ़ेगा, और जो कंपनीज हैं उनकी स्टैंडिंग भी तो बढ़ेगी, यानी उनकी इमेज अच्छी होगी। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है, वे फॉरवर्ड में कहते हैं कि देखिए आज आज़ादी के इतने साल बाद भी जो डिसेबल्स के फॉर्च्यून्स है उसमें कोई चीज़ नहीं आया, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि सभी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर में डिसेबल्स के एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन हो, उनके एक प्रकार से हितों का ध्यान रखा जा सके, और टेक्नोलॉजी है वो भी डिसेबल्स फ्रेंडली होनी चाहिए। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।